आप सभी का स्वागत है हमारे परिवार में। आज हम बात करेंगे बेसिकली ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। हमने इससे पहले गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र के बारे में जान लिया है। ये हमारा हिमालय से निकलने वाली नदियों में ये लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हम आ जाएंगे प्रायद्वीपीय नदियों पे। इसके बाद हम एमसीक्यू के माध्यम से सारा टॉपिक फिर से रिवाइज करेंगे। सॉरी, वेट अ मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं इस टॉपिक को आज। आप लोग इसको कंटिन्यू करते रहिए, आपका सारा का सारा सिलेबस और टॉपिक भी कंप्लीट होता रहेगा। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जानने के लिए हमें ये जानना चाहिए कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। स्टार्टिंग हमारी उद्गम से होनी चाहिए कि कहाँ से इसका उद्गम हो रहा है और कहाँ पे ये अपना जल लाके गिरा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक मैप देख लेते हैं। मैप, ये ब्रह्मपुत्र का मैप है। ये ब्रह्मपुत्र का मैप है, इसको हम एक बार देख लेते हैं सारा। वेट अ मिनट। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, इसका एक मैप देखेंगे। मैप को पढ़ने के बाद फिर हम इन चीज़ों को आगे लेके बढ़ेंगे। सारा रिवाइज मैप के थ्रू हो जाएगा, ये आपको थ्योरी पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। एक बार इसको देखेंगे, आपका सारा का सारा टॉपिक याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है यहाँ से। कहाँ है यह स्थान? है चेमयुंगजुंग ग्लेशियर, जो कि चीन तिब्बत में पड़ता है। यहाँ से इसका उद्गम हो रहा है, तिब्बत से इसका उद्गम हो रहा है। और जब ये उद्गम होता है तो जब तक ये चाइना में बहती है, तिब्बत में बहती है, तब तक इसका एक अन्य नाम रहता है। क्या नाम से बहती है ये? इसका नाम रहता है सांगपो। ठीक है, यारलुंग या फिर यारलुंग, सांगपो या यारलुंग के नाम से बहती है। चाइना में इसका नाम सांगपो रहता है। ठीक, सांगपो या यारलुंग नाम से बहती है। सांगपो का मतलब शुद्ध या पवित्र करने वाला। ठीक है, आगे हम जब अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे एक तीखा मोड़ नामचा बारवा पर्वत के पास से तीखा मोड़ लेते हुए इंडिया में प्रवेश करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में, तब इसका नाम हो जाता है दिबांग। यानी जब यहाँ से इंडिया में प्रवेश करती है, इसका नाम दिबांग हो जाता है, दिबांग। ठीक है, इसमें फिर जब ये आगे अरुणाचल प्रदेश में आगे बढ़ती है और जब असम में आती है तो इससे कुछ नदियाँ आके मिलती हैं। इनका नदियों का नाम क्या है? नदियाँ हैं दिबांग और लोहित। जब नदियाँ इससे मिलती हैं उसके बाद यानी असम में इसका नाम क्या पड़ जाता है? असम से इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। यानी अपना नाम ये ब्रह्मपुत्र कहाँ से मिलता है इसको? आसाम से। उसके बाद ये आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते हुए इसकी कई सारी सहायक नदियां जिसमें जल लाके गिराते हैं। फिर जब यह बांग्लादेश में एंटर करती है, बांग्लादेश में इसका नाम पड़ जाता है जमुना। बांग्लादेश में किस नाम से जानी गई? जमुना नाम से। ठीक है, इंडिया में ब्रह्मपुत्र नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, उसके बाद एक और नदी इसमें आके मिलेगी, मेघना, और फिर ये मेघना नाम से बंगाली की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। इसके साथ ही इसमें गंगा नदी भी यहाँ से आके मिलती है, गंगा नदी भी यहाँ से आके मिलती है। ये गंगा नदी इसमें आके मिल गई। ठीक है, गंगा नदी जिसे बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है, तो ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसके अलावा इसकी सहायक नदियों में देखें तो सहायक नदियों में अगर हम बात करेंगे तो सहायक नदियों में सबसे पहले इधर दिबांग हो गया, लोहित, बूढ़ी दिबांग, ये जो नदियां इसमें मिलती हैं। फिर इसके बाद दिहांग, ये यहाँ पे मिली, सुबनसिरी, रंगा नदी, जिया भरेली, पुथीमिरी, मानस, तिपकई, संकोस, और लास्ट नदी जो सिक्किम से निकलते हुए बांग्लादेश में तीस्ता नदी। तीस्ता किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। ये सारी नदियां दाएं हाथ से मिलती हैं, दाएं हाथ से मिलती हैं। इसके अलावा धनसिरी, कापिली, और इसके ये बराक या सोमाली, ये भी इसकी सहायक नदियां हैं। कापिली, ये सब कहाँ है? ये बाएं हाथ से मिलने वाली नदियां हैं। ठीक है, ये जो कि भारत में ही रहती हैं। क्लियर है सेट? इतना हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि विश्व का नदी द्वारा निर्मित द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप। कहाँ स्थित है? असम में, ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है माजुली द्वीप। क्लियर है सेट? माजुली द्वीप पासीघाट के पास। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा अब क्या होता है, इसमें बाढ़ आती है असम में बाढ़ के लिए जिम्मेदार है ब्रह्मपुत्र। असम में बाढ़ के लिए जिम्मेदार है ब्रह्मपुत्र। क्यों? इसका रीजन क्या है
कि यह जब उधर से जब यहाँ से आती है तो अपने साथ बहुत सारा गाद लेके आती है, ठीक है, गाद ले आएगी। तो जिसके कारण से निचला जो तली इलाका है इसका, निचले तली में क्या होता है, गाद भर जाती है, और जब गाद भर जाएगी नीचे तो ये इसका पानी कहाँ बाहर की तरफ फ्लो करने लगेगा। तो असम के क्षेत्र में जब ये गुजरती है तो यहाँ पे इसकी स्पीड भी काफी कम हो जाती है, ठीक है, और इसमें गाद ज्यादा होती है जिसके कारण से इसका पानी बाहर की तरफ फ्लो कर जाता है, ठीक है, और इससे आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ उत्पन्न हो जाती है। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो बाढ़ के लिए जिम्मेदार कारण क्या है, इसमें गाद, सिल्ट जो आता है, ठीक। तो ये हमें, तो अब इसकी डिटेलिंग हम पढ़ लेते हैं, ये सारा का सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी, इसकी कुल लंबाई अगर देखा जाए 29, भारत में 916 किलोमीटर ये बहती है। मानसरोवर झील के पास चेमयंगुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। बांग्लादेश में होते हुए बंगाली खाड़ी में गिर जाती है, सब हम देख चुके हैं। ब्रह्मपुत्र को अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे तिब्बत में इसे सांगपो या यारलुंग जांगबो कहा जाता है, ये भी हमने देख लिया। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही इसे दिहांग नाम से जानते हैं, दिहांग कहते हैं, दिहांग दिबांग, ठीक है। इसकी सहायक नदियां दिहांग कहते हैं, सियांग कहते हैं, आदि नामों से जानते हैं। असम में इसे ब्रह्मपुत्र नाम मिलता है, ये भी हमने देख लिया। बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं, ये भी हमने देखा, ठीक है। तो ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तिब्बत में प्रवाह, यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। आपको पता है कि बीच में इसके हिमालय है, जो मैप हमने देखा था। तो यहाँ पे अगर मैं बनाऊं एक मैप रफली सा, तो ये इस वाले इलाके में यहाँ से निकलती है और ये समांतर बह रही है, यहाँ से फिर होके हुए तिरछा मोड़ लेती है, यहाँ पे आती है, ठीक है। तो यहाँ से हिमालय के समांतर बह रही है, समांतर पूर्व की ओर बहती है। ये इधर पूर्व है, ये मतलब पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो पूर्व की ओर बहती है। यहाँ इसमें पानी की मात्रा कम और गाद भी कम होता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इसमें गाद बढ़ती जाएगी। भारत में प्रवेश यह नामचा पर्वत के पास तीखा यू टर्न लेती है और एक गहरे गार्ज का निर्माण करते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। गार्ज का निर्माण करते हुए अरुणाचल प्रदेश करती है। असम प्रवाह पासी घाट के पास असम के मैदानों में आते हैं, यहाँ इसमें दिबांग और लोहित नदियां मिलती हैं, जिसके बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। दिबांग और लोहित नदियां मिलती हैं, ठीक है। यह नदी बहुत चौड़ी होती है और कई द्वीपों का निर्माण करती है, ठीक है। इसके बाद बांग्लादेश से समुद्र मिलन असम के धुबरी से यह दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में तीस्ता नदी इसमें आकर मिलती है, जहां इसका नाम जमुना हो जाता है, हमने देख लिया। पश्चिम की तरफ से आ रही गंगा नदी इसमें आकर मिल जाती है। अंतिम मुहाना जो है मेघना कहलाती है, हमने देख लिया। पद्मा और जमुना के संयुक्त धारा अंत में मेघना नाम से जानी जाती है और बंगाल की खाड़ी में समा जाती है, ठीक। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, जो इसकी सहायक नदियां हैं, दाएं तरफ से हमने देख लिया था, बाएं तरफ से भी सुबनसिरी, कामेंग, जियावरली या मानस, संकोच, तीस्ता इसकी दाएं ओर से मिलने नदियां नदियां हैं। दिबांग, लोहित, धनसिरी, बूढ़ी दियान, कंपिला या कोपिली इसकी बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। इसकी विशेषता क्या है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, यह भी हमने देख लिया। अत्यधिक गाद और मानसून के दौरान इस नदी में पानी की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। भारी मात्रा में गाद लाने के कारण इसके तल ऊंचे हो जाते हैं, यानी निचला जो तल है ऊंचे हो जाते हैं, जिससे पानी निकलकर बाहर की ओर बहने लगता है, तो फ्लो हो जाता है। तो इससे असम में हर साल भयंकर बाढ़ आती है, ये भी हमने देख लिया। इस पे NW2 नेशनल वाटरवे 2 इसी पे स्थित है, जिसकी लंबाई कहाँ से सदिया असम से धुबरी तक है, 891 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। NW2 कहाँ है, ब्रह्मपुत्र नदी पे, ठीक। तो हमने ये सब आपका देख लिया, ठीक है। ये सारी सहायक नदियां हैं, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ ये ब्रह्मपुत्र नदी कंप्लीट होती है। अब इसकी हम जब क्वेश्चन MPY और क्वेश्चन देखेंगे तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आप इसको मैप के थ्रू पढ़ सकते हैं, इसको इसको इसकी PDF में आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। क्लियर है सर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। अब प्रायद्वीपीय नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रायद्वीपीय नदियां, जैसे ये भारत का अगर छोटा सा एक रफली भारत इंडिया का बनाऊं, इंडिया का मैप बनाऊं, ठीक है। ये इंडिया का रफली मैप है, जो ये इन वाले इलाकों से कुछ नदियां बहती हैं जो प्रायद्वीपीय नदियां कहलाती हैं, यानी इन वाले इलाकों से बहने वाली नदियां जो प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं, ठीक है, ये वाले इलाकों से।
प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियां कहलाती हैं। अब इसका उद्गम क्या होता है, कैसे होता है, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं। छोटी छोटी नदियां हैं और बड़ी नदियां भी कुछ हैं जो इम्पोर्टेंट है और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ ये क्लास खत्म हो जाएगी आज, और इस पे हम एमसीक्यू, ढेर सारे एमसीक्यू करेंगे और इस नदियों के टॉपिक को हम सारा कंप्लीट कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। प्रायद्वीपीय नदियां, इसका उद्गम बेसिकली अगर देखा जाए वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट से होता है। विशेषता क्या है, पश्चिम की ओर बनने वाली नदियां भ्रंश घाटी से गुजरती हैं और डेल्टा का निर्माण ना करके क्या बनाती है, एस्चुरी बनाते हैं। एस्चुरी बनाने का रीजन क्या होता है कि ये नदियां ना इतनी तीखे मोड़ से, यानी ऊपर से ढलान से नीचे की ओर जाती हैं, इतनी स्पीड इनकी गति क्या होती है, तीव्र होती है, जिसके कारण से अपने साथ गाद नहीं ले जा पाती हैं। ठीक है, और गाद ले भी जाएंगे तो अंदर की तरफ गिराएंगे। ठीक, जिसके कारण से इसमें डेल्टा का निर्माण ना होके क्या बनता है, एस्चुरी बनता है। ठीक है, एस्चुरी बनाते हैं, एस्चुरी बनाते हैं। वर्गीकरण क्या है, इन्हें दो भागों में बांटा गया। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, यानी प्रायद्वीप से नदियां जो कहाँ से निकली, यानी कुछ नदियां जो बंगाल की खाड़ी से निकली हैं, जैसे कि ये बंगाल की खाड़ी, कुछ नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जो निकलती हैं इधर वाली साइड से इधर वाली, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें से भी नदियां अरब सागर में भी गिरती हैं और बंगाल की खाड़ी में भी गिरती हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं वो देखते हैं। सबसे पहले नर्मदा और ताप्ती नदी के बारे में जानते हैं। उद्गम इनका मैकाल के अमरकंटक चोटी से होता है। किसका, नर्मदा नदी। अगर नर्मदा नदी को हम बात करें तो अमरकंटक के मैकाल मैकाल पर्वत के अमरकंटक से होता है। अमरकंटक से होता है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक से निकलती है। और यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी, नर्मदा नदी। ठीक है, हिमाचल और सतपुड़ा के बीच बहती है। ठीक है, हिमाचल और सतपुड़ा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है, रिफ्ट वैली में यानी भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब अगर हम इसका मैप देखें तो मैप आपका है ये मैप है छोटा सा जिसको ड्रॉ किया गया है। आप इसको देखेंगे, सबसे पहले ये मकाल मैकाल या अमरकंटक श्रेणी है यहाँ पे। ये देखिए। ठीक है, ये हो गया हमारा अमरकंटक, एमपी में है। यहाँ से ये निकलती है अमरकंटक और ये फिर बहते हुए आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे कि इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। कहाँ, कौन कौन से राज्य से गुजरती है, एमपी से प्लस गुजरात और प्लस महाराष्ट्र। ठीक है, भ्रंश घाटी में बहती है, एस्चुरी बनाती है, भरूच शहर इसी पे स्थित है। तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए। भरूच शहर जो है गुजरात में स्थित है, वो इसी पे बनता है, इसी के किनारे से एस्चुरी बनाती है और भ्रंश घाटी। ठीक है, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जैसे कोलार, हिरण और तवा तवा परियोजना, तवा नदी, शक्कर, सेर, पंजर, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, भरूच भरूच जो है खंबात की खाड़ी में ये नदी गिरती है और भरूच इसी के किनारे स्थित शहर है। ठीक, तो हमें नर्मदा नदी तंत्र के बारे में थोड़ी चीजें पता चल गई। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इनफ है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें और समझ में आएंगे। आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। अदरवाइज ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे पीसीएस हिंदी में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है हमारे दूसरा है तापी नदी। तापी नदी बेसिकली ये भी कुछ राज्य से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं वो, सबसे पहले एमपी से निकलेगी। कहाँ से, मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात, तीन राज्यों में अपना जल प्रवाह लेके जाती है। ठीक है, मुल्ताई पहाड़ी से ही इनका उद्गम होता है और सीधे ये खंबाती खाड़ी में गिरेगी। उकाई डाम और सूरत शहर इसी पे स्थित है। उकाई डाम और सूरत शहर। ठीक है, उकाई डाम और सूरत शहर इसी नदी पे स्थित है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे ताप्ती नदी। ताप्ती, इसका उद्गम थोड़ा देख लेते हैं, मैंने इसको बता दिया, सतपुड़ा श्रेणी में। ठीक है, सतपुड़ा सतपुड़ा श्रेणी के किसमें, मुल्ताई पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और तापी नदी पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तापी नदी और सतपुड़ा श्रेणी के मुल्ताई पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। मुल्ताई पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ठीक है, 772 मीटर ऊंची है सतपुड़ा। यह भ्रंश घाटी से बहती हुई खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। भ्रंश घाटी में नर्मदा भी भ्रंश घाटी, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच से होकर बह रही थी। ये भी सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है और भ्रंश घाटी से होते हुए खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। इसका जो बेसिन क्षेत्र हमने ये भी थे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात क्षेत्रों में विस्तृत है इसका। इसकी
अन्य सहायक नदियाँ कुछ खास नहीं है, तो हमें उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। उसके बाद अगला पॉइंट है, कुछ प्रमुख हैं और नदियाँ, उनके सहायक नदियाँ। सबसे महानदी, महानदी के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं एक मैप के थ्रू। देखिए, महानदी, गोदावरी नदी, महानदी, ये महानदी का बेसिकली उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम होता है सिंहावा पहाड़ी। कहाँ से? सिंहावा पहाड़ी। कहाँ पड़ता है? धामतारी क्षेत्र, छत्तीसगढ़, रायपुर के निकट है। धामतारी क्षेत्र कहाँ? छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम होता है। किसका? महानदी का। छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा में इसका टोटल बेसिन है जहाँ पे इसका प्रवाह होता है, और इसका उद्गम सिंहावा पहाड़ी हो गया। यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये बंगाल की खाड़ी में ये भी गिरती है। इसकी बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। शिवनाथ, इसकी सहायक नदी हसदो, शिवनाथ, हसदो, मांद, इब, औंग, तेल और जोंक इसकी सहायक नदी है। ये सब एग्जाम में पूछा गया है। ओंग, औंग कौन सी है? जोंक किसकी? तेल किसकी सहायक नदी है? शिवनाथ, हसदो, मांद, इब। तो आपको एक दो बार इसको मैप बनाना है और उसको पढ़ लेना है। ठीक है, कहाँ से? छत्तीसगढ़ उड़ीसा में इसका पूरा क्षेत्र विस्तृत है। ठीक, तो ये हमारा हो गया महानदी। महानदी के बाद गोदावरी तंत्र हमने पढ़ लेना है, गोदावरी तंत्र भी देख लेते हैं। गोदावरी तंत्र, इसके बाद गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़, ठीक है, और कुछ उड़ीसा क्षेत्रों में भी इसका प्रवाह होता है। यानी इसके, ये नदी जो है ना, इन क्षेत्रों से होकर गुजरती नहीं है, लेकिन इसका जो पानी है इसमें कई राज्यों से होकर गुजरता है, यानी कई राज्यों से होकर आता है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कुछ क्षेत्र उड़ीसा का है। उद्गम इसका पश्चिमी घाट के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है, नासिक से। त्र्यंबकेश्वर, त्रयंबकेश्वर, कहाँ से? नासिक। कहाँ? महाराष्ट्र, इसका उद्गम होता है। ठीक है, उसके बाद ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियां क्या हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे दूधना, दूधना और पूर्णा एक साथ मिलते हुए दूधना नाम से ये इसमें मिलती है। ठीक है, गोदावरी में। उसके बाद एक प्रवरा, प्रवरा की सहायक नदी मूला, ये भी इसी की सहायक नदी है। मंजरा इसकी सहायक नदी है। मानेर इसकी सहायक नदी है। पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा मिला के एक नदी बनती है, प्राणहिता। पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा ये मिला के प्राणहिता इसकी के नाम से ये गोदावरी में मिलती है। इंद्रावती इसकी सहायक नदी, और सबरी, सबरी छत्तीसगढ़ उड़ीसा से होते हुए आती है। तो ये आपको याद रखना है, ये सारी सहायक नदी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जाती है। इनका उद्गम कहाँ से होता है ये इतना जानने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, क्योंकि इतना आता नहीं है। अगर आता है तो इसको आप मैप के थ्रू रिलेट कर सकते हैं। महाराष्ट्र, ये सब एमपी से निकलते हैं, कुछ एमपी से, कुछ महाराष्ट्र वाले क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, प्रवरा, मूला, इस प्रवरा, मंजरा, मानेर, और इधर दूधना, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, और ये सब इसकी सहायक नदी है। तो इसका उद्गम सबसे पहले कहाँ से होता है? त्र्यंबकेश्वर से होता है। नासिक में पड़ता है गोदावरी का त्र्यंबकेश्वर। गोदावरी कृष्णा, गोदावरी कृष्णा और कावेरी, इसका उद्गम स्थल ज्यादातर एग्जाम में मैचिंग करने के लिए आता है, तो वो भी आप देख सकते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वर से। कृष्णा का महाबलेश्वर से। कृष्ण कहाँ? कृष्ण महाबली थे, ऐसे याद रखिएगा। कृष्ण महाबली थे, तो कृष्णा महाबलेश्वर। अब आप लोग शायद नहीं भूलेंगे, तो देख लीजिएगा। इसका उद्गम महाराष्ट्र से होता है, महाबलेश्वर से। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इसका प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, इसकी सहायक नदियों में कृष्णा की बात करें तो कोयना हो गया, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, पंचगंगा और दूधगंगा। वहां पे क्या था? वेन गंगा और पेन गंगा। ठीक है, यहाँ पे पंचगंगा और दूधगंगा, घाट प्रभा और माल प्रभा, ये सब किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट भीमा, मूसी शहर इसी के किनारे। ठीक है, मूसी नदी और मुनेरू, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा की। और बंगाली खाड़ी में ये भी गिर जाती है। ठीक, कौन कौन सी? कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, भीमा और मूसी और मुनेरू, ये सब किसी सहायक नदियां हैं? कृष्णा की। तो ये भी आप मैप के थ्रू देख सकते हैं। आपको इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, आपको चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम कावेरी नदी तंत्र देखते हैं। कावेरी नदी तंत्र, कावेरी का जो प्रवाह क्षेत्र होता है, प्रवाह कर्नाटक, तमिलनाडु में होता है, और मुख्य बेसिन केरल में। हालांकि इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी इसके प्रवाह क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, कावेरी नदी तक इसका उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पर्वत से। ब्रह्मगिरी पर्वत से, ब्रह्मगिरी पर्वत से हमने तीन चीज देखी। कृष्णा महाबलेश्वर से, कृष्णा महाबलेश्वर से। ठीक है, इसके अलावा गोदावरी हमने देखा, महानदी सिंहावा पहाड़ी। गोदावरी हमने देखा त्र्यंबकेश्वर, गोदावरी त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, कृष्णा महाबलेश्वर, और
ब्रह्मगिरी पर्वत से कावेरी नदी निकलती है। ठीक, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हेमवती, सिमसा, अर्कावती, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट। लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, भवानी, नोइल, अमरावती। ठीक है, संयुक्ता भी इसी की सहायक नदी है। संयुक्ता भी इसी की सहायक नदी है। ठीक, तुर्नामुट्टई भी इसकी सहायक नदी है और ये फिर बंगाली खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। दक्षिण भारत की गंगा हम गोदावरी को कहते हैं और ये बेसिकली मानसून पे निर्भर के साथ साथ इसको मतलब उत्तरी मानसून और दक्षिणी मानसून, मतलब उत्तरी क्या, इसको पश्चिमी मानसून और दक्षिणी मानसून दोनों से इसको जल मिलता है और ये वर्ष भर जल से भरी रहती है। कौन सी? कावेरी नदी। इसका इंपॉर्टेंट है ये सब। कावेरी के बाद ये कुछ नदियां हैं जो हमारे लिए सजाने के लिए आती हैं, तो वो देख लीजिएगा। ये अभी कुछ नदियां हमने पढ़ लिया है कि यहाँ पे सजाने के लिए कहाँ पे कौन सी नदी गिरती है, कि अरब सागर में कौन सी गिरती है, बंगाली खाड़ी में, तो उसके हिसाब से ये, जैसे हमने दामोदर नदी किसके सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी है। ठीक है, हुगली, दामोदर, ठीक, यहाँ पे मिलती है, वो उसी का ही पार्ट है। सुवर्ण रेखा नदी, बैतरणी, ब्राह्मणी की सहायक नदी है। ठीक है, साउथ कोयल, संख, ये सब इसके इसी में आके मिलते हैं। महानदी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऋषिकुल्या, ठीक है, ये इसी के बीच में चिल्का लेक स्थित है। वंशधारा, नागवली, गोदावरी, कृष्णा, पलेरू, पलेरू, मनेरू, ठीक है, ये सब अरब सागर। पेन्नारू, ये पेन्नार या पेन्नारू, स्वर्णमुखी, कावेरी नदी हमने देखी है। बैगई, बैगई कहाँ गिरती है? बंगाली खाड़ी में, अरब सागर में नहीं, बंगाल की खाड़ी में। व्यापार नदी और पलाट नदी, ये सब कहाँ गिरती हैं आपकी? बंगाली की खाड़ी में नदियां गिरती हैं। इसको एक दो बार आप देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। इसके साथ ही एक और है, एक नदी और है, वो भी हम देख लेते हैं कि जो, हाँ ये वाला, जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं, ये भी हम देख लेते हैं। देखिए, लूनी नदी का उद्गम होता है अरावली पहाड़ी से। अरावली से इसका लूनी नदी का उद्गम होता है और ये आगे बढ़ती है जब रन ऑफ कच्छ में शुरू शुरू में इसका ताजा पानी इसमें होता है। ताजा पानी लूनी नदी में होता है। ताजा मतलब मीठा पानी होता है। और जब बाद में यह थार के मरुस्थल में जाती है तो वहां से लवणीकृत हो जाती है, यानी इसका और थार के मरुस्थल में विलीन हो जाती है। ठीक है, यानी एग्जाम में अगर आता है ऐसी कौन सी नदी है जो शुरू में तो मीठा पानी होता है और बाद में जाके लवणी हो जाता है, वो लूनी नदी है। अरावली पर्वत के क्षेत्र से इसका उद्गम होता है और इसकी सहायक नदी है जवाई। जवाई इसकी सहायक नदी किसकी? लूनी की सहायक नदी कौन सी है? जवाई। उसके बाद अरावली क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। इसके अलावा अरावली से एक और नदी है साबरमती। ठीक है, साबरमती नदी के किनारे गांधी नगर और अहमदाबाद शहर किसके किनारे? अरावली क्षेत्र। इसी में साबरमती नदी के किनारे ही दो शहर है, गांधी नगर और अहमदाबाद, साबरमती नदी के तट पे है। महानदी की बात करें तो ये इसके नीचे है। ठीक है, महानदी का उद्गम जो विंध्याचल से होता है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है महानदी। और खास बात क्या है महानदी की? ये कर्क रेखा को दो बार काटती है। ऐसे देखिए, अगर मैं कर्क रेखा से गुजारूं तो ये दो बार इसको काटेगी, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक, तो ये आपको पता है। एक सतुरंजी नदी है जो गुजरात में बहती है और ये भी अरब सागर में थी। यहाँ पे ओजल नदी है और भोगवा नदी, सिंधु घाटी सभ्यता से भोगवा नदी, तो ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा मैप देखिएगा। विंध्याचल हम देख चुके हैं, तापी हम देख चुके हैं। अब इसके अलावा कुछ छोटी और स्थानीय नदियां हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि इनका गिरने का स्थान कहाँ है, ये हमारे एग्जाम पॉइंट है। जब हम पीवाईक्यू देखेंगे तो ये हमें दिखेगा। औरंग नदी, बैतरणी। अब एक कंफ्यूज होने वाली, एक हमने बैतरणी उधर देखा था, कौन सी है वो देखते हैं। ये देखिए, ब्राह्मणी, बैतरणी और ब्राह्मणी, ये इसी का है। तो ये एग्जाम हमें ध्यान रखना है कि भैया ये बैतरणी ब्राह्मणी अलग हैं। ये कहाँ गिर रही हैं? बंगाली खाड़ी में। और यहाँ पे कौन सी है? ये हमारा है बैतरणा। ठीक है, काली नदी, शरावती, शरावती इसी पे जोग जलप्रपात स्थित शरावती, ये भी अरब सागर में गिरता है। नेत्रवती, मांडवी और जुआरी, ये दोनों गुजरात की नदियां हैं, सॉरी गोवा की। मांडवी और जुआरी ये दोनों गोवा की नदियां हैं। मांडवी और जुआरी ये भी कहाँ गिर रही हैं? अरब सागर में। पयसवानी, ये भी अरब सागर में। भरतपुजा और पेरियार, पेरियार एक केरल से निकलती है। पंबा, ये सब कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कौन कौन सी। नर्मदा, तापी, ये तो सबको पता है। बैतरणा हो गया, बैतरणी बंगाल की खाड़ी में। ब्राह्मणी, बैतरणी बंगाल की खाड़ी में। बैतरणा अरब सागर में। काली नदी, शरावती, नेत्रवती, मांडवी, जुआरी, पयसवानी, भरतपुजा, पेरियार, पंबा, ये सब कहाँ गिर रही हैं? अरब सागर में गिर रही हैं। तो आप इसको एक बार देख लेंगे, सारा का सारा
क्लियर हो जाएगा। हमने इसके अलावा नर्मदा नदी तंत्र देख लिया, तापी नदी तंत्र भी देख लिया, तो ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी आई होप। ठीक, चलिए थोड़ा सा हम और एक चीज देख लेते हैं, डेल्टा। डेल्टा के बारे में थोड़ा जान लें। डेल्टा क्या होता है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और अन्य डेल्टाओं में बात करें तो नील डेल्टा है मिस्र में, मिसिसिपी डेल्टा यूएसए में, अमेजन डेल्टा दक्षिण अमेरिका और डेन्यूब डेल्टा यूरोप में, हुआंगही या पीली नदी डेल्टा चीन में स्थित है। डेल्टा एक्चुअली होता क्या, कैसे निर्माण होता है? नदियों द्वारा समुद्र में गिरते समय लाई गई मिट्टी के तलछट या जमाव के कारण से डेल्टा बनता है, जहाँ नदी का वेग काफी स्लो हो जाता है, यानी अपने साथ जो मिट्टी लाती हैं और ये जमा कर देगी, इसका रास्ता भटक जाए, कभी इधर से निकल के ये समुद्र उसमें जिधर ढलान पाएंगे उस साइड में जाके समुद्र में या महासागरों में गिर जाएंगे। तो बीच में ये क्षेत्र, यहाँ पे क्या मिट्टी जम जाएगी, मिट्टी होगी और ये इनकी धाराएं ऐसे अलग अलग हो जाएंगी और फिर ये क्षेत्र धीरे धीरे दलदली हो जाता है, दलदली क्षेत्र। ठीक है, यहीं पे एक वन मिलेगा सुंदरी वन, जो सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरी वन यहीं पे पाए जाएंगे। ठीक है, और इन क्षेत्र दलदली इलाका है तो यहाँ पे इनकी जड़ें जो क्या होती हैं, इसमें पानी में ही डूबी रहती हैं। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डेल्टा कैसा, डेल्टा के प्रकार क्या है? एक चापाकार डेल्टा, चापाकार एग्जाम्पल किसका है? नील नदी का चापाकार डेल्टा, पंछी पैर की तरह मिसिसिपी नदी का पंजाकार जिसको बोलते हैं। ज्वार नदी मुख्य एस्चुरी क्या होती है? एस्चुरी बनाती है, नर्मदा और तापी नदियां एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, एस्चुरी का मतलब होता है ऐसा नदी क्षेत्र जिसमें समुद्र का जल इन नदियों में घुस जाए, ठीक है, इसके मुहाने पे आ जाए समुद्र का जल। अब ये सोचो कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में इसमें यहाँ पे अपनी धाराओं के साथ अंदर तक पानी नहीं आता है, बट एस्चुरी में आ जाता है क्योंकि इसकी गहराई ज्यादा होती है। ज्वार नद मुख्य एस्चुरी बनाती है, नर्मदा और ताप्ती। कस्पेट क्या होता है? टिबर नदी इस इटली कस्पेट बनाती है। ठीक, मतलब एक प्रकार का ये डेल्टा के प्रकार है। बंगाल के डेल्टा को तीन भागों में बांटा गया। सबसे पहले मोरीबंद डेल्टा। मोरीबंद डेल्टा क्या है? बंगाल वाले क्षेत्र में, यानी जो हमारा जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है उस वाले क्षेत्र में बंगाल के डेल्टा को तीन भागों में बांटा गया। पहला है मोरीबंद डेल्टा, पश्चिमी निष्क्रिय भाग है, यानी जो डेल्टा का जो पश्चिमी भाग है ये निष्क्रिय भाग है, इसको हम मोरीबंद डेल्टा कहते हैं। ठीक है, निष्क्रिय भाग है, यहाँ पे जल कम मात्रा में पहुंचता है, निष्क्रिय भाग है तो मोरीबंद डेल्टा हो गया। मोरी बंद हो गई उसकी, यानी वहां पानी जा ही नहीं रहा है। सक्रिय डेल्टा, पूर्वी भाग जहाँ मेघना नदी अभी भी अपना जल ला के गिराती है, यानी पूर्वी भाग जहाँ मेघना नदी सक्रिय है तो सक्रिय डेल्टा हो गया। एक ज्वार सक्रिय डेल्टा होता है, जहाँ ज्वार भाटा से प्रभावित जो क्षेत्र होता है तो ज्वार सक्रिय डेल्टा कहते हैं, ज्वार भाटा के रूप से या ज्वार भाटा से प्रभावित वो क्षेत्र तो ज्वार सक्रिय डेल्टा कहते हैं। उसके बाद मोरीबंद क्या होता है? ये नाम दिया था कानन गोपाल बागची ने 1944 में नाम दिया था। यहाँ गाद जमाव की दर बहुत कम हो गई, पहले थी क्योंकि अब पानी नहीं जा रहा है ना, मतलब पानी उस क्षेत्र में वो निष्क्रिय हो चुका है तो वो बंद है, यानी वहां पे अब कुछ नहीं हो रहा है, वो मोरीबंद डेल्टा। इसके एग्जाम पीवाईक्यू सब आए हुए हैं तो आपका ये सारी महा प्रायद्वीपीय नदियां भी क्लियर हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार सारा थ्योरी के टर्म में देख लेते हैं। सारा सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कृष्णा नदी हमने देख लिया, कोयना ये सब हम देख चुके हैं। ठीक है, गोदावरी भी देख चुके हैं। इसके अलावा महानदी भी देख चुके हैं। इसके अलावा नर्मदा भी देख चुके हैं, तापी भी देख चुके हैं, प्रमुख डेल्टा भी देख चुके हैं, प्रायद्वीपीय नदियां भी, अन्य नदियां ये सब हम देख चुके हैं ऑलरेडी। कावेरी नदी प्रवाह तंत्र ये भी देख चुके हैं। डेल्टा सुंदरबन डेल्टा ये भी देख चुके हैं। हाँ, एक ये क्वेश्चन है, बराक नदी उद्गम इसका नागालैंड से ना होकर मणिपुर की पहाड़ियों लिकाई कांग पर्वतमाला से होता है। ठीक है, राज्य नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम से होते हुए बांग्लादेश में जाके गंगा से मिलेगी। ठीक है, और संकोच नदी उद्गम इसका असम प्लस बंगाल बॉर्डर पर संकोच नदी का उद्गम होता है। ये चीज थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। इसके साथ ये टॉपिक सारा कंप्लीट होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, कुछ चीजें छूटी हुई हो तो कंप्लीट कर लेंगे। डेल्टा कंप्लीट कर लिया, ये सब हमारा हो चुका है। हाँ, ये शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए गोदावरी की सहायक नदी प्राणहिता, इंद्रावती, प्रवरा, सबरी, पूर्णा, मानेर, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा ये सब हम देख चुके हैं। कृष्णा की सहायक नदियां तुंगभद्रा, कृष्ण महाबली का यहाँ महाबलेश्वर से होता है, गोदावरी, कावेरी। ठीक है, हेमवती, हेरंगी, लोकपावनी, सिंसा, अमरावती, काबिनी, लक्ष्मण तीर्था ये कावेरी की सहायक नदी, हुगली,
दामोदर की सहायक नदी हुगली है, जमुनिया है, बराकर है, बारकी है, ये सब आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिएगा। दक्षिण की भारत की अधिकांश नदियां वृक्षनुमा प्रवाह और प्रतिरूप बनाती हैं, यानी वृक्षनुमा ऐसे आके मिलती हैं, जैसे ये गोदावरी है तो ऐसे आके मिलेंगी ऐसे, ऐसे वृक्षनुमा प्रवाह बनाएगी। महानदी उड़ीसा पारादीप के पास डेल्टा बनाती है। कोसी नदी अपने अत्यधिक मार्ग परिवर्तन के लिए बिहार का सो कोसी नदी को कहा जाता है। तो ये इसकी सहायक नदियां होंगी और सारा के इसी के साथ हमारी प्रायद्वीपीय नदियां भी कंप्लीट होती हैं। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय नदियों के साथ अब हम इसके एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू के माध्यम से आपका सारा का सारा जो भी डाउट होगा या जो भी चीजें होंगी सब कंप्लीट हो जाएगा। लगभग इसके 70 से 75 क्वेश्चन इसमें हैं और आप देखेंगे पीवाईक्यू लगभग 34 क्वेश्चन पीवाईक्यू के आसपास हैं, बाकी सब आपके नए क्वेश्चन में जो क्वेश्चन एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो वहां से हमारा सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, अब हम इस पे करेंगे एमसीक्यू। ठीक है, अब एक नया टॉपिक आज स्टार्ट होगा। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे झीलें, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, इस पे हम अगला डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।